जंगल में काली घटाएं छाई हुई थीं। बादल जोर से गरज रहे थे। जंगल के नन्हे पक्षियों के दिल भी डरे हुए थे। कोमल चिड़िया भी अपने घोंसले के एक कोने में बैठी हुई थी, लेकिन चिड़िया की सास सवित्री अपना कंबल ओढ़े घोंसले में लेटी हुई थी। अरे ओ कोमल, ये ड्रामे बंद कर। देख, छत से पानी टपक रहा है। मेरा घोंसला गीला हो रहा है। जा अभी नदी के उस पार जाकर बरगद के बड़े पेड़ के नीचे से कुछ सूखी घास और तिनके लेकर आ। लेकिन माँ जी, बाहर देखें, बाहर तो बहुत तेज बारिश है। जंगल का कोई पक्षी भी ऐसी बारिश और हवा में उड़ नहीं पा रहा, और जंगल के पेड़ भी गिर रहे हैं। ऐसी तूफानी बारिश में मैं कैसे जाऊंगी? बहुत चूं चूं करने लगी है। चाहे तू डूब कर मर जा, मुझे घास चाहिए। अगर आज तू खाली पंख आई तो तेरा इस घर में कोई ठिकाना नहीं। बेचारी कोमल चिड़िया करती भी तो क्या, वो चुपचाप घर से निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर चीकू और चिंकी बहुत परेशान थे। चीकू जी, मेरे बबलू को बहुत तेज बुखार है और तूफान की वजह से कहीं दवा भी नहीं मिल रही। अब आप ही कप्पों के पास जाएं, क्योंकि उनके पास कुछ पुरानी जड़ी बूटियाँ होती हैं। शायद वो हमारी कोई मदद कर दें। हाँ चिंकी, बबलू का बुखार तो बहुत तेज होता जा रहा है। मैं अभी जाता हूँ बादल कव्वे के पास। मैं जानता हूँ वो कव्वे बहुत बुरे हैं, लेकिन क्या करूँ, मुझे अपने बेटे की जान बचानी है। अगर मुझे उनके पाँव पकड़ने पड़े तो मैं पकड़ूंगा, लेकिन अपने बेटे के लिए दवा लेकर आऊंगा। चीकू तोता भीगता हुआ अपने घर से निकलता है और कप्पों के घर की ओर जाता है। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचता है तो अंदर से बिजली और बादल की आवाजें सुनाई दे रही थीं। चीकू वहीं चुपचाप उनकी बातें सुनने लगता है। बादल जी, उस बूढ़ी चिड़िया ने अपनी बहू को नदी के उस पार घास लाने के लिए भेजा है। अब वो बेवकूफ चिड़िया उस बरगद के पेड़ पर रहने वाली चील का भोजन बनेगी। हाँ बिजली, मैंने पहले ही चील चाची को सब बता दिया है। जैसे ही चिड़िया बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचेगी तो चील उसे दबोच कर खा जाएगी। ऐसे उस कोमल चिड़िया का किस्सा खत्म हो जाएगा। चिड़िया के मरने के बाद उस बुढ़िया का सारा खजाना हमारा होगा और इल्जाम लगाएंगे कोमल पर। जंगल के किसी भी पक्षी को हम पर शक नहीं होगा। हाँ बादल जी, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ऐसे सोचकर वो काफी हंस रहे थे। चीकू तोता दरवाजे के बाहर खड़ा ये सब सुनकर दंग रह जाता है। ये कव्वे तो चिड़िया को मारना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं? मेरा बेटा भी बीमार है और दूसरी तरफ एक मासूम की जिंदगी। मुझे पहले चिड़िया को बचाना होगा। ऐसा कहते हुए चीकू तोता वहाँ से भागता है और वो कबूतर के पास जाता है। कबूतर, जल्दी दरवाजा खोलो। कबूतर अपने घोंसले में सोया हुआ था। शोर सुनकर वो उठ जाता है और दरवाजा खोलता है। क्या हुआ तोते, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? बताता हूँ, सब बताता हूँ, पहले अंदर आने दो। फिर कबूतर तोते को लेकर घर के अंदर चला जाता है। कबूतर भैया, गजब हो गया। उन काले कप्पों ने बरगद के पेड़ पर रहने वाली चील से चिड़िया की जिंदगी का सौदा किया है, क्योंकि कोमल उसी ओर जा रही है। सावित्री ने भेजा है उसे सूखी घास लाने के लिए। तोते यार, ये तुम सब क्या कह रहे हो? तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? मेरे बबलू को बुखार है, मैं तो दवा लेने गया था कव्वों के घर। अगर मुझे क्या मालूम था वो कव्वे चिड़िया के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर रहे होंगे। अब हमें कोमल बहन को बचाना होगा। हाँ तोते, तुम ठीक कह रहे हो, हमें चिड़िया को बचाना होगा। लेकिन इस समय तुम घर जाओ अपने बेटे के पास। मैंने कुछ बुखार दूर करने की जड़ी बूटियाँ इकट्ठी कर रखी हैं। तुम ये बूटियाँ ले जाओ और अपने बेटे को इनका रस पिलाओ। देखना, सुबह तक तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा और मैं अपनी जान पर खेलकर कोमल को बचाऊंगा। कोमल चिड़िया जैसे ही नदी पार करके उस बड़े बरगद के नीचे पहुंचती है तो पेड़ के पीछे छुपी हुई चील चिड़िया पर हमला कर देती है और वो उसे अपने पंजों में दबोच लेती है। मुझे छोड़ दो चील, मुझे छोड़ दो। क्या कहा? तुझे छोड़ दो? ऐसी बारिश में मुझे और कहाँ शिकार मिलेगा? ये तो भला हो उन कव्वों का जो तुम्हें
मेरे पास भेज दिया। वो चील चिड़िया को दबोचे हुए थी। पीछे से कबूतर एक डंडा लेकर आता है और चुपके से वो डंडा चील के सर में दे मारता है। चील वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। कबूतर भैया, आपने मेरी जान बचाई, वरना आज ये चील मुझे खा जाती। चिड़िया बहन घबराओ नहीं, मुझे तोते ने सब बताया था कि ये कप्पों की साजिश है। अब जल्दी से घर चलो। उधर चीकू तोता भी दवा अपने बेटे को पिला देता है। चीकू जी, बबलू अब ठीक लग रहा है, देखिए ना, अब वो आराम से घोंसले में सो रहा है। तभी कोमल चिड़िया और कबूतर तोते के घर आते हैं। फिर वो सब दोस्त मिलकर चिड़िया के घर जाते हैं ताकि उन कप्पों का पर्दाफाश कर सके। बारिश के कारण सावित्री के घर की छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरा हुआ था। हाय, मेरी कमर टूट गई। बिजली, बादल, मेरी मदद करो। बुढ़िया, अब बारिश में नहाओ, मैं और बादल जी चले तुम्हारा ये खजाना लेकर। ऐसा कहते हुए वो कव्वे वहाँ से चले जाती हैं। तभी कोमल चिड़िया अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँच जाती है। वो अपनी सास को उस टूटे हुए छत के टुकड़े से निकालती है और उसे नरम घोंसले में बिठाती है। बेटी, मैंने तुझे मरने के लिए भेजा और तू मुझे ही बचा रही है। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दे। ये सब किया धरा इन काले कव्वों का है, वो मेरा खजाना चुरा कर भाग गए। माँ जी, असल खजाना सोना नहीं है, ये आपकी बहू ही आपका खजाना है। बादल और बिजली को तो अब उनकी चील चाची ही सबक सिखाएगी। जैसे ही बादल और बिजली वहाँ से सोना लेकर जा रहे होते हैं तो चील उन्हें रास्ते में रोक लेती है। कहाँ भाग रहे हो? आज से ये खजाना मेरा है। और हाँ, जो मार मैंने खाई है, जरा तुम्हें भी तो सबक सिखा दूं। ऐसा कहते हुए चील उन कप्पों की खूब पिटाई करती है और मार मार कर उन्हें घायल कर देती है। वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। चिड़िया बहन, जब तक बारिश नहीं रुक जाती और तुम अपना घोंसला फिर से नहीं बना लेती, तब तक तुम और माँ जी मेरे साथ ही रह सकती हो। ऐसा कहते हुए कबूतर उन सबको अपने घर में ले जाता है। चिड़िया बहन, तुम्हारे पंखों के बने हुए पकोड़े बहुत स्वादिष्ट होते हैं, आज हम सबको वही बनाकर खिलाओ। हाँ कबूतर भैया, मैं अभी बनाती हूँ। फिर कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और सभी पक्षियों के लिए पकोड़े बनाती है। फिर वो सभी दोस्त पकोड़े खाते हुए बारिश का मजा लेते हैं। दोस्तों, बारिश की हर बूंद हमें ये सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी ही तेज क्यों ना हो, सच्चाई का दिया कभी नहीं बुझता। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। हाय हाय पक्षियों, देखो मेरा सब कुछ लुट गया। मेरी जादुई घड़ी चोरी हो गई है। हाय मेरा भाग्य, अब ये मेरा महल जैसा घर बर्बाद हो जाएगा। बादल कव्वे की माँ सावित्री ऐसे चिल्ला चिल्ला कर पक्षियों को बुला रही थी। चिड़िया, भोजन छोड़ो, लगता है जो बरगद वाले बड़े पेड़ पर कव्वों का घर है, वहाँ किसी ने चोरी की है। माँ जी की वो घड़ी कोई मामूली चीज नहीं थी, वो तो सदियों पुराने उनके परिवार की एक निशानी थी जिसे माँ जी बहुत संभाल कर रखती थी। हाँ तोते, देर ना करो, मुझे तो पहले ही शक था बादल कव्वे पर। वो अपनी माँ और पत्नी की पीठ पीछे उस पिंकी कव्वे के साथ कोई खिचड़ी पका रहा है। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया और चीकू तोता कव्वों के घर जाते हैं। वहाँ बादल कव्वा बड़ी चालाकी से अपनी माँ के आंसू पोंछ रहा था। माँ, रोए मत, मैंने सुबह सवेरे देखा था बिजली कव्वी आपके कमरे से दबे पांव निकल रही थी और उसके पंखों में कुछ छुपा हुआ था। तभी पड़ोसन की पिंकी कव्वी भी वहाँ आ जाती है। हाँ माँ जी, बादल ठीक कह रहा है, वो जा रही थी मेरे घर के बाहर से। मैंने पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो उसने मुझे जवाब नहीं दिया और घबरा कर उड़ गई। हो ना हो वो घड़ी जरूर उसी ने ही चुराई है ताकि शहर के जंगल जाकर वो उस घड़ी को बेचकर अमीर बन सके। ये सारी बातें सुनकर सावित्री को बहुत गुस्सा आता है। माँ जी, ये सब झूठ है, मैंने कुछ भी नहीं किया। तेरा यकीन अब मैं कैसे करूं? तू तो मुझे मारना चाहती है ताकि
इस घर पर कब्जा कर सके। सुबह तू ही मेरे कमरे की सफाई कर रही थी, हो ना हो तू ही चोरनी है। माँ जी, मैं तो आपके कमरे की सफाई कर रही थी, आपकी घड़ी को मैंने पंख तक नहीं लगाया। चुप कर जा चोरनी, इसी वक्त निकल जा मेरे घर से, वरना मैं बास पुलिस को बुला लूंगी। फिर सावित्री और बादल कव्वा उसे धक्के देकर अपने घर से निकाल देते हैं। बिजली कव्वी रोती हुई वहाँ से चली जाती है और नदी किनारे जाकर बैठ जाती है। तभी कोमल चिड़िया, तोता और कबूतर बिजली कव्वी के पास आते हैं। बिजली बहन, हौसला रखो, हम जानते हैं तुम बेगुनाह हो, लेकिन सच साबित करने के लिए हमें वो घड़ी ढूंढनी होगी। बिजली, वो एक जादुई घड़ी है, वो तो बस सच्चे पक्षी के हाथ में ही टिक टिक करती है और झूठे के हाथ में वो उल्टी चलने लगती है और काले धुएं भी निकालती है। मुझे ये सब बातें मेरी माँ ने बताई थी। लेकिन चिड़िया बहन, वो घड़ी कहाँ होगी और किसने चुराई होगी? हाँ कबूतर भैया, इसी बात का पता लगाने के लिए हमें नीली वादियों में जाना होगा, जहाँ एक बूढ़ी चील रहती है, के पास जादुई शक्तियाँ हैं, वो जरूर हमारी मदद करेगी। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम सब दोस्तों ने मुझ पर विश्वास किया। फिर बिजली कव्वी, तोता, कबूतर और चिड़िया नीली वादियों की ओर चले जाते हैं। रास्ते में वो पहाड़ों पर से गुजरते हैं जहाँ उल्लू पहरा देते थे, लेकिन वहाँ कोमल चिड़िया अपनी चालाकी से उन्हें चकमा देती है और वो सब पक्षी आगे बढ़ जाते हैं। वो सब नीली वादी में पहुँच जाते हैं जहाँ बूढ़ी चील की गुफा थी। बिजली कव्वी सारी बात चील को बताती है। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बेटी, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन कुछ पाने के लिए खोना भी पड़ता है। बदले में मुझे एक दिन के लिए अपने गले की आवाज देनी होगी। बताओ, क्या तुम तैयार हो? हाँ हाँ माँ जी, मैं अपनी आवाज देने के लिए तैयार हूँ। जंगल में मेरी बहुत बदनामी हुई है, मुझे अपनी इज्जत बचानी है। ऐसा कहते हुए बूढ़ी चील बिजली कव्वी को नीली ऐनक देती है और कहती है, इसे पहनकर तुम चोर के वो निशान देख सकोगी जो हमारी आँखों को नजर नहीं आते। उधर चिड़िया के कहने पर चिंकी तोती पिंकी कव्वी से दोस्ती का ड्रामा रचाती है। अरे पिंकी बहन, मुबारक हो, अब से तुम इस घर की मलिका हो। वैसे वो घड़ी तुमने कहाँ छुपाई है? मुझे भी तो दिखाओ, सुना है वो घड़ी बहुत सुंदर है। हाँ हाँ तोती सहेली, वो घड़ी तो बादल ने पुराने पीपल के पेड़ में छुपाई है। आज रात जब सब सो जाएंगे, हम इसे निकाल कर नदी में फेंक देंगे ताकि सबूत ही खत्म हो जाए। वो काली कव्वी दोबारा इस घर में नहीं आ पाएगी, और उस बुढ़िया का क्या है, किसी समय भी मर सकती है। फिर इस बड़े घर पर मैं अकेली राज करूंगी। लेकिन पिंकी सहेली, मुझे ना भूल जाना। नहीं नहीं, तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तुझे तो मैं मीठे मीठे फल खिलाऊंगी। चिंकी तोती वहाँ से चली जाती है। वो जाकर सभी पक्षियों को पिंकी कव्वी की चाल के बारे में बता देती है। रात हो जाती है। बादल कव्वा और पिंकी कव्वी पीपल के पेड़ के पास जाते हैं। पीछे से बिजली कव्वी अपनी सास और सभी पक्षियों को लेकर ऐनक लगाए उनके निशानों के पीछे पीछे उड़ती है। पीपल के खोखले पेड़ में से बादल कव्वा पंख डालकर वो घड़ी निकालता है। तभी बिजली कव्वी सभी को लेकर वहाँ आ जाती है। देख ले माँ जी, घड़ी किसके पंखों में है। सावित्री ये सब देखकर बहुत दंग रह जाती है। जैसे ही बादल कव्वा वो घड़ी अपने पंखों में लेता है तो घड़ी उल्टी चलने लगती है और उसमें से काला काला धुआं निकलने लगता है। बादल, मेरे अपने खून ने मुझे धोखा दिया। तूने अपनी पत्नी पर इल्जाम लगाया और मेरे पंखों से बहुत बड़ा जुल्म करवाया। नहीं नहीं माँ, मैं तो ये घड़ी बिजली से बचाकर यहाँ छुपा रहा था। झूठ मत बोलो बादल, ये घड़ी खुद गवाही दे रही है कि चोर तुम हो। तुमने ही पिंकी कव्वी के साथ मिलकर ये सारी साजिश की है। बादल, चिड़िया ठीक कह रही है। आज से मैं तुझे अपने घर से निकालती हूँ और मैं अपनी पूरी जायदाद बिजली कव्वी के नाम करती हूँ। जादुई घड़ी की चमक से बादल कव्वी के पर झड़ने लगते हैं और उसकी आवाज भी चली जाती है।
अब वो एक बिना परों के और बिना आवाज के कौवा बन गया था। उसे देखकर पिंकी कभी भी वहाँ से भाग जाती है। बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने हीरे की कदर ना की और कांच को ही अपना समझा। आज से ये घड़ी तुम्हारी अमानत है और तुम ही इसे संभाल कर रखोगी। सभी पक्षियों की बहादुरी ने एक बेगुनाह को इंसाफ दिलाया। बरगद के पेड़ पर वो बड़ा घर अब दोबारा खुशियों से भर गया था, क्योंकि वहाँ अब झूठ की कोई जगह ना थी। सच्चाई को छुपाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद इसमें गिरता है। तो प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। बादल जान, ये तुम्हारी माँ कब तक ऐसे घोंसले में पड़ी रहेंगी और वो तुम्हारी डायन जैसी पत्नी हर समय सास की खिदमत करती रहती है। तुम कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी माँ सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दे और फिर हम दोनों ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे और शहर वाली जंगल जाकर शादी कर लेंगे। हाँ हाँ नीली जी, तुम चिंता नहीं करो। अब मैं माँ के साथ ऐसा व्यवहार करूँगा कि माँ खुद कहेगी मुझे नदी में फेंक आओ। तोते भैया, देखा आपने, ये काली डाइन हमारे बादल भैया को बहकाकर उसके घर को बर्बाद कर रही है। और वो बेचारी बिजली, उसे तो खबर ही नहीं कि इसका पति क्या कर रहा है। चिड़िया बहन, अब वक्त आ गया है डॉक्टर चीकू की एंट्री का। अब मैं माँ जी का ऐसा इलाज करूँगा कि बुखार बादल कौवे को चढ़ जाएगा। हाय ओए, मेरी कमर, मेरा सर, लगता है मेरा आखिरी समय आ गया है। बादल बेटे, मेरी तिजोरी की चाबी संभाल कर रख ले। जी जी माँ, आप चिंता नहीं करें, मैं चाबी संभाल लेता हूँ। बस आप आराम से आंखें बंद करके घोंसले में लेटी रहे। लेकिन दोस्तों, बादल कौवे की माँ भी इतनी भोली नहीं थी। वो तो दरअसल नकली बुखार का ड्रामा कर रही थी, ताकि ये देख सके इनके पीछे कौन खुश होता है और कौन रोता है। चीकू तोता डॉक्टर बनकर और चिड़िया नर्स बनकर वहाँ आ जाते हैं। हट जाओ, शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर MBBS चीकू बोले बहुत सच। आ गया है। माँ जी, आपका बुखार मामूली नहीं, ये तो काई वायरस है। ये बात सुनकर बादल कौवा घबरा जाता है। क्या तोते डॉक्टर, ये खतरनाक है। तभी चिड़िया बोलती है, हाँ, बहुत खतरनाक। इसका इलाज सिर्फ ये है कि घर वालों को 24 घंटों तक भूखा रहना पड़ेगा और घर में जो भी भोजन है वो हमें देना होगा। फिर चीकू तोता एक लंबी लिस्ट बादल कौवे को देता है। बादल, अगर अपनी माँ को बचाना है तो अभी जंगल जाओ और ये नीली चोंटी का पसीना और बंदर की दाढ़ी का बाल लेकर आओ। जल्दी करो। मम्मा, मैं क्यों जाऊं? बादल बेटे, क्या तू अपनी माँ की जान नहीं बचाना चाहता? हाँ माँ, मैं जाता हूँ, अभी जाता हूँ। फिर बादल कौवा वहाँ से उड़ता है। वो पहाड़ों की ओर जाता है, जहाँ वो एक सोते हुए बंदर का बाल निकालने लगता है। तभी बंदर की आँख खुल जाती है और वो बादल कौवे को दबोच लेता है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बंदर बादल की पिटाई करता है। बादल कौवा बहुत मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से भागता है। इसी लड़ाई में बादल कौवे की पूंछ वहीं रह जाती है और वो बिना पूंछ के ही वापस जंगल की तरफ भागता है। रास्ते में वो नीली कौवे के पास जाता है। हाय हाय बादल, मेरी जान, तुम्हारी पूंछ के पर कहाँ गई? नीली, वो बहुत लंबी कहानी है, तुम्हें बाद में सुनाऊंगा। अच्छा बादल, मैंने सुना है तुम्हारी माँ मरने वाली है, इसलिए मैं जंगल के बाजार जा रही हूँ कोई न्यू डिजाइनर कपड़े लेने। जब तुम्हारी माँ मरेगी तो सभी पक्षी आएंगे। उन सभी पक्षियों के सामने तुम्हारी जान सबसे सुंदर लगनी चाहिए। हाँ नीली जी, तुम जैसा चाहो वैसा करो। फिर बादल कौवा अपने घर चला जाता है। हाय बादल, ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? क्या तुम लाए हो बंदर का बाल? नहीं तोते डॉक्टर, वो बंदर ने मुझ पर हमला कर दिया। देखो मेरी पूंछ भी तोड़ दी। अच्छा, कोई बात नहीं, इस वायरस का एक और इलाज है। फिर चीकू तोता एक कड़वा शरबत तैयार करता है और बादल से कहता है,
बादल, अब ये शरबत तुम पियोगे, तभी इसका असर तुम्हारी माँ को पहुँचेगा, क्योंकि तुम इनका खून हो। बादल कौवा अपनी माँ के सामने कुछ बोल नहीं सकता था। वो चुपचाप कड़वा शरबत पीता है। तभी इसकी आंखें लाल होती हैं और वो उछलने लगता है। अरे ओ तोते, ये क्या पिलाया है तुमने? मेरा तो पूरा शरीर जल रहा है। ये सब देखकर बिजली कभी भी हंसने लगती है। वो तो चुपचाप अपनी सास के पाँव दबाई जा रही थी। बेटे, तुझे अपने शरीर की पड़ी है, क्या तू मेरी मौत का इंतजार कर रहा है? बस बस बस, अब बहुत हो गया, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अब ये बुढ़िया मरती है तो मर जाए, मुझे इससे क्या, मुझे तो ये जायदाद चाहिए। ये सुनते ही सावित्री अपने घोंसले से उठ जाती है और एक बड़ा डंडा उठाकर बादल कौवे की खूब पिटाई करती है। अगर तू मेरा बेटा है तो मैं भी तेरी माँ हूँ। तुझी को आजमाने के लिए मैंने ये सारा खेल खेला था। अगर तू मेरी कदर करता तो पूरी जायदाद तेरी होती, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैंने अपनी पूरी जायदाद अपनी बहू बिजली के नाम कर दी है और तू निकल जा मेरे घर से। ऐसा कहते हुए सावित्री बादल कौवे को घर से निकाल देती है। तोते और चिड़िया, आज तो तुम दोनों ने कमाल कर दिया। तुम्हारी डॉक्टरी ने तो मुर्दा में भी जान डाल दी। ऐसा कहते हुए वो सब हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, सावित्री का बुखार तो नकली था, लेकिन बादल को जो मार पड़ी वो बिल्कुल असली थी। बिजली कौवे की सेवा रंग लाई और तोते की फीस हरी मिर्चों से पक्की हो गई। माता पिता की सेवा में ही बरकत है और लालच का अंजाम हमेशा कड़वा होता है, जैसे नीम का शरबत। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। बादल, तुम्हारी माँ अभी तक शाही महल पर कब्जा जमाए बैठी है। जब तक वो जिंदा है, हम इस शाही महल में इकट्ठे नहीं रह सकते। नीली, मेरी जान, तुम चिंता नहीं करो। आज रात जब चांद बादलों में छुप जाएगा, मैं इसे अंधे कुएं की सैर करवाने लेकर जाऊंगा। वहाँ से आज तक कोई भी वापस नहीं आया। फिर वो महल भी हमारा है और जादुई खजाना भी। बादल कौवा नीली कौवे से ऐसे हंस हंस कर बातें कर रहा था। शाम को बादल कौवा अपने घर जाता है। पति जी, आप आ गए, बैठिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। बिजली, माँ कहाँ है? माँ जी तो अपने कमरे में है। अच्छा अच्छा, ठीक है, जल्दी से भोजन दो, मुझे बहुत भूख लगी है। रात हो जाती है। जब बिजली कौवी सो जाती है तो बादल कौवा अपनी माँ के पास जाता है। माँ जी, आप अभी तक जाग रही हैं? हाँ बेटा, क्या करूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, नींद नहीं आ रही थी। चलिए माँ जी, आज मैं आपको सैर पर लेकर जाता हूँ, फिर देखिएगा आपको कितनी अच्छी नींद आएगी। रात के अंधेरे में बादल कौवा अपनी माँ को लेकर कुएं के पास जाता है। बेटा बादल, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? यहाँ तो बहुत अंधेरा है। माँ, इस कुएं में एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे खाते ही आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। बस जरा आगे झुक कर तो देखें। जैसे ही सावित्री आगे झुकती है तो बादल कौवा अपनी माँ को जोर से धक्का दे देता है। सावित्री कुएं में गिर जाती है। सावित्री की एक दर्द भरी चीख गूंजती है और फिर सन्नाटा छा जाता है। बादल कौवा हंसता हुआ नीली कौवे के पास चला जाता है। अगली सुबह बिजली कौवी घबरा जाती है क्योंकि उसकी सास घर पर नहीं थी। बादल, माँ जी कहाँ हैं? उनकी तो तबीयत भी ठीक नहीं थी और वो ठीक से उड़ भी नहीं पाती। फिर अचानक रात को वो कहाँ गायब हो गई? बिजली, मुझे क्या पता, मैं तो सो रहा था। हो सकता है माँ जी बाहर घूमने फिरने गई हो। अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो जाकर देख लो माँ को। जरूर दाल में कुछ काला है। बादल को तो अपनी माँ की जरा भी चिंता नहीं, मैं ही जाकर देखती हूँ। ऐसा सोचते हुए बिजली कौवी अपने घर से निकलती है और वो रोती हुई कोमल चिड़िया के पास जाती है। कोमल चिड़िया अपने पति बंटी के साथ बैठी थी। कोमल बहन, माँ जी नहीं मिल रही, मुझे तो बादल पर शक है। उसी ने कुछ किया है माँ जी के साथ। वो तो पहले ही अपनी माँ से बहुत लड़ता था कि सारी जायदाद उसके नाम कर दे। बिजली बहन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है।
हाँ हाँ बंटी भैया, बताइए क्या बात है। मैं जब कल दूसरे जंगल से आ रहा था तो रास्ते में नदी के किनारे बादल कव्वे को नीली कवि के साथ देखा। वो पंखों में पंख डाले हंस हंस कर बातें कर रहे थे। हाय हाय, मुझे तो पहले ही बादल पे शक था कि वो जरूर किसी दूसरी कवि के चक्कर में है, तभी तो कभी मुझसे प्यार से बात नहीं की। बिजली बहन चुप कर जाइए, चलिए माँ जी को ढूंढते हैं। हो ना हो ये उस लालची नीली कवि और बादल की कोई साजिश होगी। फिर बिजली कवि, बंटी चिड़ा और कोमल चिड़िया वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कबूतर मिलता है। कबूतर भैया, क्या तुमने मेरी माँ जी को देखा है कहीं? नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी माँ जी को कहीं नहीं देखा। कबूतर भैया, माँ जी रात से गायब है और वो अभी तक घर नहीं लौट कर आई। कवि बहन शांत हो जाओ। तोता रात को घूम रहा था जंगल में, हो सकता है उसे कुछ मालूम हो। चलो उसी के पास चलकर पूछते हैं। फिर वो सभी पक्षी तोते के पास जाते हैं। तोते भैया, क्या आपने बिजली की सासू माँ को देखा है कहीं? हाँ हाँ, देखा था रात को मैंने। वो बादल कवि के साथ पुराने कुएं की ओर जा रही थी। बादल के साथ? मेरा शक सही निकला, ये सब किया कराया उस बादल का ही है। कैसा बेटा है जो अपनी माँ की जान का दुश्मन है। फिर वो सभी पक्षी वहाँ से पुराने कुएं की ओर जाते हैं। बिजली झांक कर कुएं में देखती है तो सावित्री कुएं में बेहोश थी। चिड़िया बहन, माँ जी अंदर है। फिर सभी पक्षी मिलकर लंबी लंबी बेलों की मदद से सावित्री को बाहर निकालते हैं। सावित्री जिंदा तो थी, मगर उसकी एक टांग टूट चुकी थी और वो बोल भी नहीं पा रही थी। अपनी सास की ये हालत देखकर बिजली कवि को बादल कवि पर बहुत गुस्सा आता है। कोमल बहन, तुम माँ जी को अपने साथ अपने घर में ले जाओ और उनका ख्याल रखो। हम अभी इस काबिल नहीं है कि बादल और उस नीली कवि का सामना कर सकें। मैं नीले पहाड़ पर जा रही हूँ अपनी दादी से जादू सीखने। जब तक मैं वापस ना आऊँ तो बादल को पता नहीं चलना चाहिए कि माँ जी जिंदा है। ऐसा कहते हुए बिजली कवि नीले पहाड़ की गार में चली जाती है और बाकी सब पक्षी बूढ़ी माँ जी को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। बिजली कवि गार में जाकर अपनी दादी से जादू मंत्र सीखती है। आग के शोले बुलंद हुए और बिजली के परों का रंग काला नहीं बल्कि नीला चमकदार हो गया। कुछ ही दिनों में बिजली कवि अपनी दादी से जादू सीख जाती है। वो वापस आती है और तोते से कहती है, तोते भैया, ये सोने की तरह चमकता हुआ पत्थर जाकर बादल को दे दो। ऐसा कहते हुए बिजली कवि तोते के कान में कुछ कहती है। तोता वो पत्थर लेकर बादल कवि के पास जाता है। बादल कवा अपने घर में नीली कवि के साथ बैठा हुआ था। ये देखो बादल, गजब हो गया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारी माँ ने मुझे सच बताया था। क्या बताया था मेरी माँ ने तुम्हें? तुम्हारी माँ ने मुझे बताया था कि कुएं के पास वाले पेड़ में इनका पुश्तैनिक खजाना छुपा हुआ है। ये देखो, ये मैं सोने का पत्थर वहीं से लाया हूँ। ये देखकर वो दोनों दंग रह जाते हैं। ये देखकर नीली कवि की आंखों में लालच आ जाता है और वो बादल कवि से कहती है, चलो बादल, वो सारा खजाना हमारा है, अभी जाकर ले लेते हैं। ये कहते ही वो दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। जैसे ही वो उस पेड़ की खोखर में जाते हैं तो अचानक बाहर से खोखर बंद हो जाती है। अरे बादल, ये क्या हो रहा है? मुझे तो तुम्हारी माँ की आवाज सुनाई दे रही है। तभी सावित्री वहाँ आती है। बादल, मेरे बेटी, मेरे पास आओ, कुएं में बहुत ठंड है। अपनी माँ को देखकर बादल कौवा चीखने लगता है। नहीं नहीं माँ, मुझे माफ कर दो। ये सब इस नीली कवि का किया धरा है। इसी ने कहा था कि तुम्हें मारने से हमें खजाना मिलेगा। तभी बिजली कवि वहाँ आती है। बादल, तुमने अपनी माँ को मारने की कोशिश की। अब मैं तुम्हें ऐसा मजा सिखाऊंगी कि तुम हमेशा याद रखोगे। ऐसा कहते हुए बिजली कवि अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और नीली कवि को एक चमगादड़ में बदल देती है। नीली, तुम्हारी यही सजा है, अब तुम एक चमगादड़ बनकर ही रहोगी। और बादल कवि को एक ऐसी सजा देती है जो मौत से भी बदतर थी। बादल, तुमने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया।
आज से तुम एक ऐसे काफे हो जो कभी काई काई नहीं कर सकेगा। जब भी तुम बोलोगे तो तुम्हारी चोंच से गधे की आवाज निकलेगी। नहीं बिजली, माफ कर दो मुझे। फिर बिजली कवि अपना जादू का पेपर करती है और अपनी सास को लेकर वहाँ से चली जाती है। तिलकप्पा अब जंगल के जिस कोने में जाकर भी बैठता, जब भी वो बोलने की कोशिश करता तो गधे की आवाज सुनकर परिंदे इसे पत्थर मारकर भगा देते और नीली कवि अंधेरी गारों में छुपी रहती है। बादल, जब तक तुम दूध जैसे सफेद नहीं हो जाते मुझसे बात मत करना। मैं इस जंगल की शहजादी हूँ। मैं किसी कोयले के साथ नहीं रह सकती। जरा देखा है उस बंटी कबूतर को, कितना गोरा चिट्टा है, स्मार्ट है। जब तक तुम अपनी ये काली शक्ल नहीं बदलते मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। मेरी जान बिजली, रंगत में क्या रखा है? मेरा दिल तो सफेद है ना। तुम्हारे लिए शहर के कचरे में से पिज्जा लाता हूँ। मुझे तुम्हारा दिल नहीं, चेहरा गोरा चाहिए। जाओ और कोई हल निकालो, वरना मैं कल बंटी कबूतर के साथ शहर उड़ जाऊंगी। ऐसा कहते हुए बिजली कवि वहाँ से चली जाती है। अब मैं क्या करूँ? उल्लू के पार्लर में जाता हूँ और फेशियल करवाता हूँ। शायद मैं भी गोरा चिट्टा बन जाऊँ। जंगल में गर्मी बहुत थी, लेकिन बादल कव्वे के दिल में एक अलग ही आग लगी हुई थी। उल्लू यार, मुझे गोरा कव्वा बना दो। बिजली ने कहा है कि मैं बहुत काला हूँ, इसलिए वो मुझे छोड़कर बंटी कबूतर के साथ दोस्ती कर लेगी और यहाँ से चली जाएगी। बादल, तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें गोरा चिट्टा बना दूंगा। बेचारा बादल कव्वा बहुत परेशान था। वो पेड़ के नीचे उल्लू के पार्लर में बैठा अपनी रंगत निखारने की कोशिश कर रहा था। वहीं पास खड़े कोमल चिड़िया और चीकू तोता ये सारी बातें सुन रहे थे। तोते को एक शरारत सूझती है और वो जानता था बादल कव्वा लालची भी है और बेवकूफ भी। कोमल बहन, अब तुम देखना कि मैं बादल का फेशियल कैसे करता हूँ। तुम जाओ और पूरे जंगल में अफवाह फैला दो कि हिमालय के पहाड़ों से बर्फानी बाबा तशरीफ लाए हैं, जिनके पास काले कव्वे को गोरा चिट्टा बनाने का कदीम जादू है। तोते भैया, तुम गजब ढाओगे। चलो मैं सभी पक्षियों को बता देती हूँ, बहुत मजा आएगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया सभी पक्षियों के पास जाती है और उन्हें बर्फानी बाबा का बताती है। थोड़ी देर बाद जब बुलबुल कव्वे से मिलती है तो वो उसे बर्फानी तोते बाबा का बताती है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? वो ये सुनकर बहुत खुश होता है। वो वहाँ से भागता है और नदी के उस पार एक पुरानी गार में जाता है। गार के बाहर कोमल चिड़िया अपना भेष बदले खड़ी थी। रुको कभी, अगर अंदर जाना है तो पहले बाबा जी के लिए हरी मिर्चें लानी होंगी। हाँ हाँ चिड़िया बहन, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये सुनते ही बादल कव्वा वहाँ से भागता है और चील के खेत में जाता है और वहाँ से मिर्ची तोड़ने लगता है। कव्वे को मिर्ची तोड़ता हुआ देखकर चील वहाँ आ जाती है। चच चील, बस मुझे थोड़ी सी हरी मिर्ची दे दो, मुझे अपना रंग गोरा करना है। लेकिन चील कहाँ बादल कव्वे की सुनने वाली थी। वो कव्वे को दबोचती है और खूब पिटाई करती है। बादल कव्वा बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाता है। वो मिर्ची लेकर गार के पास पहुंचता है। शेले मिर्ची, मैं अभी अभी चील के खेत से लाया हूँ, बस मुझे बाबा जी से मिलवा दो। अंदर चीकू तोता अपना भेष बदले हुए आंखें बंद करके बैठा था। इसके सामने नीले पीले और सुर्ख रंग के मिट्टी के घड़े रखे थे। बादल कव्वा अंदर आता है। ओम काय काय सस्ते कोयले गोरे हो जा। बेटा बादल, मैं जानता हूँ तेरा दुख, तू गोरा होना चाहता है। हाँ हाँ पापा जी, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे गोरा चिट्टा कव्वा बना दे, वरना बिजली मुझे छोड़कर चली जाएगी। बेटा, इसके लिए तुझे सख्त मेहनत करनी होगी। ये देख, ये नीला अमृत है और ये सुर्ख पाउडर है। पहले तुझे इस नीले पानी में डूबना होगा और फिर तुझे 24 घंटे तक कड़वे नीम के पेड़ पर उल्टा लटकना होगा, ताकि तुम्हारी रंगत अंदर तक जज्ब हो जाए। ये सारी बातें सुनकर बादल कव्वा तैयार हो जाता है। फिर चीकू तोता और कोमल चिड़िया मिलकर बादल कव्वे को नीले पेंट के ड्रम में गिरा देते हैं। बादल कव्वा जब बाहर निकलता है तो वो कव्वा नहीं, कोई अजीबोगरीब समुद्री जानवर लग रहा था।
बेटा अब ये लाल पाउडर लगाना होगा, फिर ही जादू पक्का होगा। ऐसा कहते हुए तोता लाल मिर्चों का पाउडर बादल पर डाल देता है। बादल बेचारा तो दर्द और जलन से तड़प रहा था, लेकिन गोरे होने के शौक में वो नीम के पेड़ से उल्टा लटक जाता है। पूरी रात मैं गोरा हूँ की माला जपता रहता है। मैं गोरा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं गोरा हूँ। बाबा जी, क्या मैं गोरा हो रहा हूँ? हाँ बेटा, बस थोड़ी देर, जैसे ही सूरज निकलेगा तुम नीले फरिश्ते बन जाओगे। अगली सुबह हो जाती है। बादल कव्वे की माँ जब वहाँ से गुजरती है तो वो कव्वे को देखकर डर जाती है। अरे, ये नीले रंग का बड़ा सा चमगादड़ यहाँ क्या कर रहा है? लगता है ये कोई एलियन है जो पक्षियों के अंडे चोरी करने आया होगा। अब इसका बचना मुश्किल है। ऐसा कहते हुए सावित्री अपना डंडा उठाती है और बादल कव्वे को दे मारती है। ऐसे वो कव्वे की खूब पिटाई करती है। शोर सुनकर वहाँ बाकी पक्षी भी आ जाते हैं। देखो देखो पक्षियों, ये मुझे एलियन लगता है, मारो इसे, मारो। फिर सभी पक्षी मिलकर बादल कव्वे की खूब पिटाई करते हैं। मार खाने के बाद बादल कव्वे का रंग उतर जाता है। आय हाय माँ, मैं तुम्हारा बेटा बादल हूँ। पापा जी का जादू चल रहा है, मत मारे मुझे। क्या बादल तू? हाँ माँ, पापा जी ने कहा है कि मेरा रंग कोरा चिट्टा हो जाएगा, बस मुझे ये तपस्या पूरी करने दे। अरे बेवकूफ, कौन सा बाबा? वो देख, तेरा बाबा तो हरी मिर्चें खा रहा है। जब बादल कव्वा देखता है तो तोता अपनी असली भेष में बैठा मिर्ची खा रहा था और जंगल के सभी पक्षी जोर जोर से हंस रहे थे। चिड़िया कहती है, बादल भैया, गोरे होने के चक्कर में आप अपनी रही सही इज्जत भी गंवा बैठे। कव्वा काला ही अच्छा लगता है, गोरा नहीं। तभी बिजली कभी वहाँ आती है। वो बादल को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। बादल, तुम ये सफेद तो नहीं हुए, लेकिन नीले बैंगन जरूर बन गए हो। तो मैं पक्का इस सफेद कबूतर के पास जा रही हूँ। बिजली कभी वहाँ से चली जाती है। बादल कभी को तोते पर बहुत गुस्सा आता है और वो डंडा उठाता है और तोते के पीछे पीछे उड़ने लगता है। बादल कव्वा कई दिनों तक नदी में नहाता रहता है, लेकिन वो नीला पेंट इतनी आसानी से नहीं उतरता। अब पूरे जंगल में इसका नाम नीला कव्वा पड़ गया था। तो दोस्तों, कुदरत ने जैसा बनाया है इस पर शुक्र करो, वरना ब्यूटी पार्लर के चक्कर में नीला बैंगन बनने में देर नहीं लगती। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। कोमल बहन, देखो तो ये बादल कव्वा आधी रात को मलका सावित्री के कमरे में क्या कर रहा है, और उसके पंख में वो चमकता हुआ क्या है? तोते भैया चुप कर जाएं, वो शाही माला है। ये जादुई माला लेकर बादल कव्वा पूरी जंगल पर राज करना चाहता है। रात को जब मैं मलका को भोजन देने आई थी तो बादल को देखा था मैंने। वो पानी में कुछ दवा मिला रहा था। अब मुझे सब समझ आ गया। वो ये माला चुराना चाहता है ताकि वो नीली कवि के साथ मिलकर इस जंगल का बादशाह बन सके। लेकिन कोमल बहन, हम नौकरों की बात भला कौन सुनेगा? अगर बादल को पता चल गया तो वो हमें यहाँ से निकाल देगा। हाँ तोते भैया, बस मैं भी इसीलिए चुप रही, लेकिन अब हमें कुछ करना होगा। अगली सुबह हो जाती है। जब मलका सावित्री सोकर उठती है तो उसकी याददाश्त जा चुकी थी। जब सब पक्षी इकट्ठे होते हैं तो बादल कव्वा शोर मचा देता है। ये सब किया धरा मल्लिका की बेटी बिजली का है। इसी ने ही माला चुराकर अपनी माँ पर जादू किया है ताकि ये जंगल की महारानी बन जाए। माँ जी, देखिए ना, आपकी बेटी ने आपकी हालत क्या कर दी है। ये माला लेकर रात को भाग रही थी, मैंने इसे पकड़ लिया। अब आप इसे महल से निकाल दे। बिजली बेटी, तू मेरे साथ ऐसा कर सकती है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। बादल बेटा ठीक कहता है, जा निकल जा यहाँ से। अब मैं तुझे अपने महल में नहीं रहने दूंगी। बिजली कभी रोती हुई वहाँ से नदी के किनारे चली जाती है। चीकू तोता